आज मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ खास तस्वीरें हैं और किस तरह की हलचल फिलहाल अभी हिंडन एयरपोर्ट पर तेज होती हुई? देखिए मनीषा, जिस तरीके से आपने बताया कि 17 बरस बहुत लंबा समय होता है और 150 से ज़्यादा जो लोग थे, नागरिक थे हिंदुस्तान के, वो उसमें कहीं ना कहीं मौत के घाट उतरे और उनके परिवारों ने उसको दर्द को झेला। इस दर्द को भारत सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से समझा और एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी और बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद उसको हिंदुस्तान आज लाया जा रहा है। और कल शाम को 7 बजे के हिसाब से वो अमेरिका से एक विशेष विमान से चल दिए। और दिल्ली में जो पालम एयरपोर्ट है उस पर भी एक जो ट्रैक है वो ट्रैक आरक्षित रखा गया है। लेकिन मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद में ये हिंडन एयरपोर्ट है, ये विशेष एयरपोर्ट जो है ये एक तरह से अगर कहें तो एयरफोर्स का एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ जो विशेष जो उड़ानें हैं वो ज़रूर होती हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली में कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तो ये जो यहाँ पे जो उन्हें उतरना है इसको हम एक तरह से संभावित कह सकते हैं, क्योंकि संभावित पालम एयरपोर्ट और यहाँ दोनों में अंतिम समय में किस तरीके से कहाँ से क्लियरेंस मिलती है और कहाँ पर वो उतरेंगे ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट को लेकर भी जो बड़े अधिकारी हैं उनका अभी तक स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि भाई यहाँ पे किसी तरीके की अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि उन्हें यहाँ पे उतारा जाएगा। लेकिन तहव्वुर जो राणा है, राणा को जो लेके आ रही है जो टीम, वो टीम कहाँ पे उतारेगी ये अंतिम समय में कई बार फैसला होता है। लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से अंदर व्यवस्था कर ली गई है और व्यवस्था के तहत उनको यहाँ पे लाया जाएगा और लाकर एक मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद तिहाड़ जो जेल है, तिहाड़ जेल का एक विशेष जो सेल है वो उसके लिए आरक्षित कर दिया है, तैयार कर दिया है। वहीं पर वो अपने जो कुकर्म हैं, जो उसने स्थितियाँ जो की हैं, जिस तरीके के हालात परिस्थितियाँ जो हुई हैं वो स्वाभाविक तौर पर उसकी सज़ा वहाँ पे भुगतेगा। बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर बड़े अपडेट साझा कर रहे हैं और इस बीच दिल्ली से पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करते हुए। पल्लवी, तो देखिए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आ जा रहा है भारत और ऐसे में विशेष तैयारियां दिल्ली एनसीआर में किस तरह की देख पा रही हैं आप और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से तहव्वुर राणा और ऐसा माना जा रहा है कि अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे हो सकते हैं उनको आने में। और साथ ही अभी 2 जगह ऐसा बोला जा रहा है, हिडन एयरपोर्ट या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि पालम एयरपोर्ट पे वो आ सकते हैं। और दोनों जगह ही जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और सभी जगह एनआईए की जो हेडक्वार्टर है वहाँ का भी रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ ही वहाँ का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि तहव्वुर राणा जिस प्रकार से 16/11 का जो मास्टरमाइंड रहा है उसके लिए जो पुलिस की तैनाती है वो काफी अहम बनाई गई है। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से कि एनआईए हेडक्वार्टर में पहले उन्हें ले जाया जाएगा, वहां पे पहले उसकी जितनी भी वेरिफिकेशन होगी, साथ में उसके बाद उनको पटियाला हाउस ले जाया जाएगा। पटियाला हाउस ले जाने के बाद उनको पुलिस कस्टडी मिलेगी ऑफिशियली तौर पे, उसके बाद फिर उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से मनीषा जो 16/11 का केस रहा है उसमें काफी मास्टरमाइंड रहा है तहव्वुर राणा। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से तहव्वुर राणा ने इस चीज का मास्टरमाइंड गेम खेला था, साथ ही जो 175 लोगों की मौत हुई थी इस घटना में और 300 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे, इन सभी चीजों को लेके आज जिस प्रकार से वो भारत आ रहा है अमेरिका से, अमेरिका में अभी तक वो जो कोर्ट में अपनी पेशी को देखते हुए आज 17 साल बाद वो जिस तरीके से भारत आ रहा है, भारत आने के बाद आज उसकी कस्टडी होगी, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और जिस प्रकार से वो अभी हिडन एयरपोर्ट या फिर साथ ही बात की जा रही है कि पालम एयरपोर्ट पे वो आएगा और पुलिस कस्टडी भी काफी तैनाती के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल, और एक बार फिर से राजकुमार आपके पास आते हुए। राजकुमार, तो देखिए अमेरिका में जिस मामले में तहव्वुर राणा को दोषी पाया गया था वो भारत के केस से कितना अलग है और अगर दोनों केसेस को एक साथ मर्ज करके देखा जाए तो कितनी बड़ी और कड़ी सजा देने की तैयारी चल रही है तहव्वुर राणा को? देखिए मनीषा, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। तहव्वुर राणा के अगर अतीत को समझें तो आप देखिए कि एक पाकिस्तान का मूल निवासी और कनाडाई जो वहाँ की जो मान्यता है वो उसने ली और उसके बाद
उसकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हुई, अगर उसको पलटते हैं तो पता लगता है उसकी जितनी पढ़ाई लिखाई हुई वो एक सैन्य जो एकेडमी थी उसके अंदर हुई और वो सेना के लिए तैयार हुआ। देखिए, एक जवान जो होता है वो निश्चित तौर पर अपने देश के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अग्रसर होता है, लेकिन जब लोग भटक जाते हैं रास्तों से और वो कहीं ना कहीं अगर सेना में होता तो शायद हो सकता है किसी काम के लिए एक मेडल मिलता, लेकिन जिस तरीके से जो हेडली हैं इसके मास्टरमाइंड जो रहे 26/11 का जो 2008 में जिस तरीके से बॉम्बे में वो बम ब्लास्ट हुए, उन ब्लास्टों की एक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को दहलाने की एक रणनीति बनाई गई। तो जो लोग गलत और नेगेटिव सोचते हैं उस नकारात्मक सोच के तहत चीज़ें लगती हैं। अभी अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे 1 घंटे पहले अभी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान तहव्वुर राणा के ऊपर जो दिया था उसको अगर समझ लें तो उसमें स्पष्ट तौर पर पता लग जाता है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई बहुत आसान नहीं थी, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनकी सरकार में एनआईए को विशेष जो अधिकार थे वो दिए गए, वकील लगाए गए और ये बहुत लंबे जो प्रयास हैं उन लंबे प्रयासों के बाद आज ये सफलता हासिल हुई है। और ये अग्रिम जमानत के लिए देखिए कितना शातिर एक व्यक्ति है कि उसने तमाम जो वहाँ की अदालतें हैं उन अदालतों से बेनिफिट्स लेकर और उसके बाद जो सर्वोच्च अदालत थी अमेरिका की उसके अंदर भी हमारे वकीलों ने खड़े होकर उसका कहीं ना कहीं जो है उसकी कट ऑफ की चीज़ों को और वहाँ से वो जो प्रत्यार्पण था उस प्रत्यार्पण को नकारा गया और हिंदुस्तान के एनआईए की जो टीम है उसके हवाले किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन होगी। जब इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो मानक होते हैं उन पर तमाम तरह की जो त्रुटियाँ हैं, तमाम तरह के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना होता है। उन नियमों के तमाम जो बैरिकेड्स होते हैं उन बैरिकेड्सों को कहीं ना कहीं पार करना होता है। लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना मनीषा बहुत आसान नहीं होता, उसको बैकअप लगातार मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर कह दी कि अगर एक घटना हिंदुस्तान के अंदर कोई छोटी सी घटना भी होगी तो उसका आरोपी यदि दुनिया के किसी कोने में होगा उसको वहाँ से घसीट के, उसको वहाँ से खींच के कानूनी लड़ाई लड़के उसको हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया जाएगा और उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। तहव्वुर राणा का जो मसला है इस मसले को निश्चित तौर पे एक नज़ीर बना देना चाहती है केंद्र सरकार। और जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि अभी यहाँ भी कानूनी लड़ाई है तमाम तरह के, क्योंकि एक व्यवस्था है और संविधान में हर किसी को कानून का, हर किसी को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की अधिकार है। एनआईए के पास इतने सारे सबूत हैं, उन सबूतों को जिस समय पेश किया गया अमेरिका की अदालत में तो स्वाभाविक तौर पर जज ने निर्णय लिया कि भाई ये जो सबूत है, क्योंकि अदालत जो है वो सबूतों के आधार पर चलते हैं, बयानों के आधार पर नहीं चला जाता, और जो सबूत थे वो सबूत उसके अगेंस्ट गए और आज हिंदुस्तान की जो एनआईए है वो उसको लेके आ रही है। हिंदुस्तान की सरजमी पर उसे लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा और पूरा मुकदमा जिस तरीके से ट्रायल चलता है निश्चित तौर पे अब ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक विशेष वकीलों का एक पैनल इसमें कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा और तैयार कर भी लिया है, क्योंकि गृह मंत्री का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार इस मसले को लेकर बहुत संजीदा है और किसी भी आरोपी को, चाहे वो तहव्वुर राणा हो, आप देखिए 2008 से 17 बरस हो गए, 17 बरस की लंबी लड़ाई, बहुत लड़का, मतलब कुल मिला के अगर कोई बच्चा उस समय पैदा हुआ होगा तो आज वो निश्चित तौर पर अपनी किशोर अवस्था को पार करके यौवन अवस्था की तरफ जा रहा होगा। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होती है और लेकिन जगह जगह हर समय जिस तरीके से आप देखते हैं कि कानून की जो लड़ाई है, अदालतों में तारीख पे तारीख लगती हैं, तमाम तरह के जो हौसले होते हैं, हौसला बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वो रखा। उसके लिए आज ये एयरपोर्ट और उसके अलावा पालम एयरपोर्ट का जो एक जो ट्रैक है उस ट्रैक को निश्चित तौर पर आरक्षित किया गया है। अंतिम समय में कहाँ पे जो लैंड होगा वो विशेष विमान, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग फिर कह रहे हैं कि संभावित जो चीज़ें हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अलर्ट कर दी गई है, पूरी दिल्ली जो है वो अलर्ट पर है, पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलर्ट पर है। उसके अलावा विशेष सेल जो है वो बना लिया गया है जेल में, तिहाड़ जेल में, जिसमें रखा जाएगा। वो एक अंडाकार सेल होगा और वो कहीं ना कहीं तन्हाई में अपने जो वो है सज़ा, उसको कहीं ना कहीं आगे की सज़ा को भुगतना होगा। लेकिन कानून की लड़ाई है, अदालत किस तरीके के निर्णय लेती है, क्या फैसले आएंगे, क्या सज़ा मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें समय का इंतजार करने की आवश्यकता है मनीषा। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बात जरूर इसमें तय करके दिखा दी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि अमेरिका है तो हिंदुस्तान भी अब अपने आरोपियों को लाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो तहव्वुर राणा
जैसे जो लोग हैं, ये नज़ीर बनेगा ये पूरी दुनिया के अंदर ये मसला। और जो आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना इस दंश को झेला है, और ये आतंकवाद जो है वो किसी चीज़ का परिचायक नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा से शांति की बात को करता रहा है, लेकिन संवाद के जरिए चीज़ों को करता है। लेकिन अगर आतंक के जरिए कोई व्यक्ति अगर हिलाने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पर उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। और वो तहव्वुर राणा जैसे जो मसले हैं, वो मसले कहीं ना कहीं नज़ीर बनते हुए दिखेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल पल्लवी, आपके पास लौटते हुए पल्लवी, तो देखिए जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ा संदेश दुश्मनों को, आतंकवादियों को देने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि इंडिया में किसी भी प्रकार के गुनाह को करने के बाद जो गुनहगार है वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में ये जो केस है वो कितना ज्यादा पेचीदा समझ रही है और उसे सजा दिलाना कितना ज्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि देखिए दुनिया भर की तमाम अदालतों से उलझने के बाद अब उसकी खास खातिरदारी की तैयारी अब इंडिया में चल रही है, तिहाड़ जेल में चल रही है। ऐसे में इस केस को किस एंगल से आप देख रही हैं और कितना ज्यादा पेचीदा मान रही हैं? देखिए मनीषा, 17 साल बाद इस केस की कहीं ना कहीं अब अंतिम छोर आता हुआ नजर आ रहा है। और 17 साल बाद जिस प्रकार से राणा भारत आ रहा है, पहले वो अमेरिका की कस्टडी में था, अमेरिका की कस्टडी के बाद अब वो भारत आ रहा है। और साथ ही एनआईए की हेडक्वार्टर में पहले उसे ले जाया जाएगा, वहां पे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से उसकी सारी चीजें हैं। और मेडिकल चेकअप में उसके बाद उसको पटियाला हाउस ले जाके कोर्ट की कस्टडी में रखा जाएगा। कोर्ट की कस्टडी में जितनी भी उसके खिलाफ चीजें, सबूतें जो है वो पेश किया जाएगा, फिर पूरे कानूनी तौर पे उसे तिहाड़ जेल में बंद किया जाएगा। और जिस प्रकार से आपने कहा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नजरिया देखने को मिल सकता है, तो ये 17 साल का केस रहा है। अब वो भारत में लौट के आया है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी कस्टडी होगी वो काफी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 26/11 का जो हमला हुआ था वो काफी लोगों के दिल दहला देने वाला एक खबर था। और उसके बाद से जितने लोगों ने अपनी लोगों को गवाया था, 175 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे, तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस समय खुशहाली है। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस केस को मजबूती के साथ उठाया और एनआईए की रिपोर्ट लगातार उठती रही और उसके खिलाफ जो भी सारी चीजें सबूत पेश किए गई वो उसके खिलाफ नजर आए, तो ये सारी चीजें मनीषा जो रही है, अब 17 साल बाद इन सभी चीजों पे जो कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो पीड़िता लोग थे, उनके जो परिवारजनक थे, उन लोगों में काफी खुशहाली का माहौल है। और वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड रहा है इस 26/11 के हमले में, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो पुलिस भी है वो भी काफी कड़ी पाबंदियों के साथ तैनाती में नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात करते चले, वो भारत तो आ रहा है पर अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं खतरा नजर आते हुए दिख रहा है। और जितने भी पुलिस कस्टडी के लोग हैं, जितने भी पुलिस दरोगा या फिर उनसे बड़े जितने भी पोस्ट के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पे तैनात है और कड़ी पाबंदियों के साथ, चाक चौबंद प्रतिबंधियों के साथ वो लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हैं। साथ ही अगर बात करते चले, अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर उसे किस एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पालम एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो हिडन एयरपोर्ट पे भी उतारा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए काफी जो दिल्ली पुलिस है वो काफी सक्रिय नजर आती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये केस रहा है मनीषा, ये काफी 17 साल तक चला, वो अमेरिका की कस्टडी में रहा, अमेरिका के बाद वो भारत अब लाया जा रहा है। और भारत लाने के बाद जिस प्रकार से एनआईए बोलेगी उसी तरीके से अब ये कार्रवाई होगा और उनके खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज होगा, जो भी कार्य होगा, वो उसके बाद ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और राजकुमार, देखिए आप इंडियन एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की हलचल अभी फिलहाल तेज होती हुई देख पा रहे हैं? और हलचल को देखते हुए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंडन एयरपोर्ट पर ही उसका विशेष विमान लैंड होगा और कितनी देर में लैंड होगा? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए मनीषा, गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनका स्पष्ट तौर पे जो यहाँ के कोतवाल हैं, उसके अलावा और डीसीपी और कमिश्नर से भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है। लेकिन मैं एक बार कैमरे की नज़र से अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये सामने जो रास्ता है ये सीधा हिंडन एयरपोर्ट जो है वो इसको एयर फोर्स स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, कई बार हिंदुस्तान की जो देश की जो राजधानी है, राजधानी में जो कैंट का इलाका है, उसके अलावा इस एयरपोर्ट को अगर मैं बात कहूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कभी दिल्ली आते हैं तो उनका जो विशेष विमान है वो यहाँ पर लैंड होता है। उसके अलावा और बात कर लें हम
तो पश्चिम बंगाल की जो शेख हसीना राष्ट्रपति थी अपदस्थ हो गई हैं, उनका जब विशेष विमान आना था दिल्ली में ना उतार के यहीं पर उतारा गया। तो ये बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि एयरफोर्स का स्टेशन है, तमाम जो सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं वो यहाँ मानक पूरे होते हैं। अगर पालम एयरपोर्ट की बात करें तो पालम एयरपोर्ट पे कई बार पब्लिक के जो आम जो उड़ानें हैं वो भी उड़ती हैं। और इस तरीके के जो हिडन जो मामले होते हैं, जो जैसे जो संवेदनशील मामला है, अगर किसी एक इतने चोटी के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक आतंकवादी को अगर लेके आया जा रहा है तो निश्चित तौर पे एयरफोर्स के स्टेशन पर लाने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नियमित जो उड़ानें हैं वो नियमित उड़ानें नहीं होती हैं। यहाँ से विशेष उड़ानें ही कुछ जो है वो की जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट के जो स्टेशन है बहुत सारे ऐसे एयरफोर्स के स्टेशन हैं जिनको अब नियमित उड़ानों के लिए भी सरकार जो है वो इस्तेमाल करने लगी है। हालांकि ये जो एयरफोर्स का स्टेशन है ये केवल एयरफोर्स के विशेष विमानों के लिए, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, कभी संभावित तौर पे यदि कभी दिल्ली पर अगर कोई अटैक होता है तो ये वो एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पे काम करेंगे। तो ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पूरी मजबूत कर दी गई है। और लेकिन बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का नज़ारा बिल्कुल सामान्य है। जिस तरीके से गतिविधियां चलती हैं प्रतिदिन, क्योंकि गाजियाबाद की तरफ से अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने के लिए, अगर इधर की बात कर लूँ मैं तो ये रास्ता मेरठ की तरफ जाने के लिए होता है। और ये पीछे की तरफ से जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ से आके, वजीराबाद की तरफ से आके और सीधा मेरठ जाने के लिए जो लोग दिल्ली से निकल के सीधा मेरठ जाते हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर कोई व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एयर फोर्स के जो जवान हैं वो हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। इसके अंदर कुछ आवासीय परिसर भी हैं जो केवल वो सुरक्षाकर्मी जो हैं उनके लिए ही है। तो ये अगर बात कर लें इसकी तो बहुत लंबे, मतलब तकरीबन ये 25 किलोमीटर के सर्कल एरिया में ये एयरफोर्स स्टेशन है। और इस एयरफोर्स स्टेशन को इसीलिए अलर्ट पे किया गया है कि यदि दिल्ली में ना उतार के अगर यहाँ उतारने की संभावना बनती है। अब ये निर्णय जो है ये अंतिम समय में कहीं ना कहीं एनआईए को लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो ट्रैक हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर तहव्वुर राणा को यहाँ पे उतारा जाता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है वो पूरी तरीके से सामान्य है। जो अधिकारी हैं बिल्कुल वो राजकुमार, अधिकारी देखिए कहीं ना समय कहीं को कुछ लेकर भी भी जानकारी लेना चाहा था। पुष्टि क्या करने की समय को स्थिति लेकर आपको जानकारी मिल पा रही है कि लगभग कितने समय में तहव्वुर राणा को भारत की सरजमी पर लेकर आ जाएगा? देखिए कल 7 बजे के आसपास वहाँ से चले तो तकरीबन 27 घंटे के आसपास की फ़्लाइट होती है। रास्ते में कई बार ट्रैक भी होते हैं, कई बार रुकना भी होता है और सुरक्षा कारणों से बहुत मसले होते हैं। कई बार रास्ते में कुछ आवश्यकताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करनी होती है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी इतने बड़े आतंकवादी को लेकर आया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका जो कार्यक्रम होता है, उसका जो समय सारणी होती है वो हिडन होती है और वो बहुत संवेदनशील तरीके से वो समय जो है वो मुकर्रर भी नहीं किए जाने चाहिए। जिस तरीके से अगर हम थोड़ा सा अतीत के पन्नों को पलटने का प्रयास करें तो शायद वही 26/11 का जो अटैक हुआ था बॉम्बे में, उसमें कई जवान हमारे इसलिए शहीद हो गए क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे थे कि उन पर लाइव इंफॉर्मेशन जारी थी। तो ये जो मसले होते हैं मनीषा, ये बहुत क्योंकि राष्ट्र की जो सुरक्षा है उससे जुड़े हुए मसले होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद तहव्वुर राणा का जो मसला है इस मसले पर अब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम और थोड़ा समय देने की इसको आवश्यकता है। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बात तो जरूर तय कर दिया, पूरी दुनिया को एक बात जरूर दिखा दी है कि उसका एक नागरिक भी अगर कोई व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है तो उसकी जान भी उसके लिए उतनी ही महफूज है, उतनी ही मजबूत है और उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति तो, क्योंकि नागरिक बनते हैं और उन नागरिकों से जो आम आदमी होते हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं देश बनता है, उन्हीं से राष्ट्र बनता है और उससे समृद्धि होती है। 17 बरस तक लंबी लड़ाई इसीलिए लड़ी गई कि ताकि एक नज़ीर पेश की जाए, पाकिस्तान को एक मैसेज ये दिया जा सके, क्योंकि अब बहुत सारे राज ऐसे होंगे कि जो अंदर से उगले जाएंगे। कौन कौन लोग थे, किन लोगों के साथ और नेटवर्क जुड़ा हुआ था, और सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर जो चल रही होगी वो एक अलग दिशा में होगी। लेकिन अब जो कुछ तहव्वुर राणा एनआईए की टीम को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों के सामने उगलेगा उनकी पुष्टि की जाएगी और उनकी पुष्टि करके और एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा होगा। तो आने वाले समय में जिन लोगों ने 26/11 में 2008 में जो अटैक हुआ उसमें अगर किसी ने लेश मात्र भी कहीं ना कहीं सहयोग किया होगा तो वो एक दोषी होगा। और बहुत सारा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है, एक व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अगर जीवित है तो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अगर जख्म को
अगर जख्म को ख़त्म करना है तो निश्चित तौर पर उसके अंतिम कीटाणु जो है, अगर उसके अंदर कुछ अंतिम कोई घाव पला हुआ है तो उसके अंतिम छोर पे जो कहीं ना कहीं जो गंध है उस गंध को निकालना होता है। और ये तहव्वुर राणा जैसे लोग जो इस तरीके के जो मसले होते हैं, ऐसे जो बम ब्लास्ट होते हैं, कहाँ से बम आए, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ स्टे हुआ, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग थे जो इसको संरक्षण देने का काम कर रहे थे, कौन कौन लोग थे जो इन्हें बैकअप देने का काम कर रहे थे, वो सारे राज उगले जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश कहीं ना कहीं सामने होगा। लेकिन ये बड़ी लड़ाई इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसे देश से अगर खींच के किसी को लाया जा रहा है तो हिंदुस्तान अब अपनी अदालत के अंदर खड़ा करके अब उससे ये पूछेगा कि निश्चित तौर पर अब ये बताइए कि कौन कौन थे, किस तरीके की परिस्थितियां थी। ये जो पूरा प्रोपगंडा, ये जो आतंक की जो राजकुमार बिल्कुल लौटेंगे। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला और ये बहुत बड़ा मुंबई हमलों में मारे गए जो 166 लोग थे उनका मास्टरमाइंड अब भारत लेकर आया जा रहा है। इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और कितना ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है अब ये मामला? क्योंकि देखिए, जो तहव्वुर राणा है कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, कोई छोटा मोटा मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए दुनिया भर की तमाम अदालतों से उलझने के बाद उसे भारत में लेकर आया जा रहा है। तो आगे की कार्रवाई देखिए अब भारत में किस तरह से बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और तिहाड़ जेल में उसके लिए क्या क्या तैयारियां, किस तरह की कार्रवाई को वहां पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है, श्रीवास्तव नहीं। निश्चित रूप से देखिए, ये जो आप कहें कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस प्रकार से तहव्वुर राणा का डिपोर्टेशन भारत करवा पाने में सक्षम रहा, और वो 2009 से अमेरिका में गिरफ्तार है, लेकिन तमाम अमेरिका के जो कानूनी दांव पेच थे उसका फायदा उठाते हुए वो वहां पे बना हुआ था। 2011 में उसको अमेरिका में शिकागो कोर्ट ने सजा भी दी, लेकिन वो एक स्वीडिश अखबार पे हमले का मामला था। तो तमाम कोशिशों के बावजूद ये आ नहीं पा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है, ट्रंप जो है सत्ता में आते हैं, और जो हम प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें डिपोर्टेशन पे सहमति बनती है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं, किस प्रकार से इसने जो है एक सैन्य चिकित्सक पाकिस्तान का कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है, वहां पे एक इमिग्रेशन कंपनी खोलता है, और उस कंपनी के जरिए वो तमाम जो डेविड रिचर्ड हेडली की बातचीत होती है कि वो किस प्रकार से दोनों मिलके, और जो 9/11 के हमले हुए थे उसमें रेकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किस प्रकार से स्टेशंस को या जो ताज होटल, जो यहूदी सेंटर था, सबकी रेकी हेडली ने की थी, और उसको फैसिलिटेट किया था जानबूझ के अपनी इमिग्रेशन कंपनी का दुरुपयोग करते हुए तहव्वुर राणा ने। तो इसका मतलब जो एलईटी का एक आप कहें कि एक समर्थक की तरह तहव्वुर राणा काम कर रहा था। इसके भारत में आने से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत है। और उसके अलावा अब इस पूरे घटना में और कितने लोग इन्वॉल्व थे, और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनकी क्या भूमिका थी, ये सामने आने की पूरी जो है जिस प्रकार से इससे पूछताछ होगी, ये बातचीत सामने आएगी, और इससे पाकिस्तान के ऊपर एक नया दबाव बनने की उम्मीद है। और भारत जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक देश, आतंकवाद को एक विदेश नीति के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करने वाला देश जो आरोप लगाते रहा है, उसको और बल मिलेगा और पुष्टि मिलेगी, और पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा। तो और जहां तक कानूनी कार्रवाई का निश्चित रूप से प्रश्न है कि ये कोशिश होगी कि पूरी सुरक्षा में इंतजामात के साथ जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी जो बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और ऐसे में अमेरिका में जिस मामले में तहव्वुर राणा को दोषी पाया गया था, और उस केस में जितने लंबे समय से वो अमेरिका की अदालत में चक्कर काट रहा था, वो मामला यहाँ के मामले से किस तरह से अलग है, और दोनों मामलों को मर्ज करके देखा जाए तो किस तरह की कार्रवाई की, किस तरह की सजा की उम्मीद की जाए?
नहीं, देखिए जो अमेरिका में जो मामला सामने आया था वो निश्चित रूप से वो एक डेनमार्क में जो एक अखबार का कार्यालय था और उस पे आक्रमण से संबंधित मामला था और जिसमें उसको 2011 में शिकागो कोर्ट में सजा मिली। और वो कानून के चक्कर नहीं लगा रहा था, वो अमेरिकी कानूनों का इस्तेमाल करके वो वहां बने रहना चाहता था और वो भारत नहीं आना चाहता था। और बार बार भारत के प्रत्यर्पण की मांग को भी वो किसी न किसी कानूनी दांव पेच में उलझा के उसको रोके रखने में वो सफल रहा। तो ये तो ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार से ट्रंप ने जो प्रवासी लोग हैं उनको, उनके खिलाफ, खासकर जो अवैध तरीके से जो है अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ जो नीति अपनाई उसका, और भारत ने जिस मजबूती से तहव्वुर राना के डोजियर को वहां रखा, तो ये उसका प्रत्यर्पण संभव हो सका। और हमारा जो सीधा मामला है कि जो आतंकी हमलों में जो एलईटी का हैंडलर था, जो हेडली, उसको मदद की तहव्वुर राना ने सीधे तौर पे। अभी जो सार्वजनिक बातें हैं उसमें, और उसने अपनी अमेरिका में जो उसकी इमिग्रेशन कंपनी थी उसका इस्तेमाल उसने किया। और जैसा मैंने बताया कि ताज होटल हो, यहूदी सेंटर रहा हो और रेलवे स्टेशन रहे हों, सबकी रेकी की गई की हेडली ने, और उसके बाद ये पूरा का पूरा हमला प्लान होता है। और देखना वाकई तो में दिलचस्प रहने वाला है कि तहव्वुर राणा को इंडिया वापस लाने के बाद उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह की कार्रवाई की जाती है।